नमस्कार। आज की इस चर्चा में एक बहुत ही रोमांचक सफर की शुरुआत होने वाली है। ये सफर पृथ्वी की ठोस नींव से शुरू होकर उसकी सबसे ऊंची और शानदार चोटियों तक जाएगा। बात हो रही है पृथ्वी के विशाल पर्वतों की। एक ऐसा विषय जो जितना विशाल है उतना ही रहस्यमयी भी। इस सफर में ये समझना है कि ये पर्वत आखिर बनते कैसे हैं, यहाँ जीवन कैसा होता है और ये हमारे ग्रह के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। अथर्ववेद के भूमि सूक्त से लिया गया ये सुंदर विचार देखिए। ये सिर्फ एक पंक्ति नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी के विविध परिदृश्यों के प्रति एक गहरे सम्मान को स्थापित करता है, जिसमें ढलान, समतल मैदान और ऊंचाइयां सभी शामिल हैं। ये हमें याद दिलाता है कि भूमि के रूप चाहे कितने ही अलग क्यों ना हो, हम सभी इसी एक पृथ्वी की संतान हैं। समतल मैदानों से लेकर ऊंचे पठार और फिर अचानक आसमान चूमते ये विशाल पहाड़, सच में पृथ्वी की सतह का ये बदलता रूप कमाल का है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि लाखों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने इस परिदृश्य को कितनी नाटकीयता के साथ आकार दिया है। भाग 1, पर्वत आखिर क्या हैं और ये बनते कैसे हैं। पर्वत की बनावट को समझना काफी दिलचस्प है। ये कोई आम पहाड़ी नहीं है, बल्कि एक विशाल संरचना है। इसका आधार यानी बेस काफी चौड़ा होता है, ढलान एकदम खड़ी होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं इसका शिखर बिल्कुल संकरा या नुकीला हो जाता है। अब देखिए, जैसे जैसे पर्वतों की ऊंचाई बढ़ती है, जलवायु पूरी तरह बदल जाती है। इतनी ऊंचाई पर तापमान इतना गिर जाता है कि पानी बारिश की बूंदों के बजाय सीधे बर्फ के रूप में गिरने लगता है। इसीलिए तो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हमेशा स्थायी रूप से बर्फ की सफेद चादर ओढ़े रहते हैं। और ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि पहाड़ों की भी अपनी एक उम्र होती है। हिमालय जैसे युवा पर्वत पृथ्वी के इतिहास के हिसाब से हाल ही में बने हैं, इसलिए इनके शिखर बेहद तीखे और नुकीले हैं। वहीं अरावरी जैसी प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं लाखों सालों की हवा और पानी की मार झेलकर अब गोल और छोटी हो गई हैं। निर्माण और घिसाव की ये प्रक्रिया वाकई अद्भुत है। भाग 2, दिग्गजों को मापना। चलिए कुछ वैश्विक शिखरों पर नजर डालते हैं। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन विशाल पर्वतों की आपस में तुलना। जब दुनिया की अलग अलग चोटियों को एक साथ देखा जाता है तो उनका असली आकार और पैमाने की विशालता सच में हैरान कर देती है। चलिए दुनिया के नक्शे पर इन दिग्गजों को खोजते हैं। एशिया में हिमालय है, जहाँ माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा मौजूद हैं। दक्षिण अमेरिका के एंडीज में अकोंकागुआ है। यूरोप के आल्प्स में मॉन्ट ब्लॉन्क और दक्षिण भारत में अनाईमुडी। लेकिन इन सब में पूर्वी अफ्रीका का किलिमंजारो बिल्कुल अलग है। ये किसी लंबी पर्वतमाला का हिस्सा नहीं, बल्कि एकदम अकेला स्वतंत्र खड़ा पर्वत है। भाग 3, पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र। इस भव्यता को समझने के लिए महान कवि कालिदास के महाकाव्य कुमार संभव की ये पंक्तियां सुनिए। उन्होंने हिमालय को पर्वतों का राजा और पृथ्वी को नापने वाला एक विशाल मापदंड बताया है। यह सिर्फ इसके आकार को नहीं, बल्कि सदियों से चले आ रहे इसके गहरे सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है। चलिए देखते हैं कि ऊंचाई के साथ यहाँ का जीवन कैसे विकसित होता है। नीचे और बीच के हिस्सों में पाइन, फर और देवदार जैसे ऊंचे और नुकीले पेड़ मिलते हैं। थोड़ा और ऊपर जाने पर पेड़ खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह घास, काई और लाइकेन ले लेते हैं। और सबसे ऊपर वहां सिर्फ और सिर्फ स्थायी बर्फ होती है, जहां कोई वनस्पति नहीं पनप सकती। लेकिन ठहरिए, इतने कठोर माहौल में भी जीवन हार नहीं मानता। यहाँ आसमान के राजा गोल्डन ईगल और पेरेग्रिन फॉल्कन हैं। बर्फ में छिपने वाले हिम तेंदुए और कैनेडियन लिंक्स हैं। खड़ी चट्टानों पर दौड़ने वाले आइबेक्स हैं। याक, भालू और रेड फॉक्स जैसे जीवों ने इस हाड़ कंपा देने वाली ठंड में भी खुद को बेहतरीन तरीके से ढाल लिया है। भाग 4, शिखर पर मानव जीवन। पहाड़ों पर समतल जमीन खोजना किसी चुनौती से कम नहीं है, तो इंसानों ने क्या किया? उन्होंने ढलानों को काटकर चौड़ी सीढ़ियां बना दी। वेदिका कृषि या सीढ़ीदार खेती एक ऐसा कमाल का तरीका है जिससे मिट्टी बहती भी नहीं और खेती भी हो जाती है। इसके अलावा पहाड़ पर रहने वाले लोग खेती के साथ साथ पशुपालन पर भी बहुत अधिक निर्भर करते हैं। इन पहाड़ों में हमेशा से इंसानों के लिए एक जादुई कशिश रही है।
लोग यहाँ स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग जैसे रोमांचक खेलों के लिए आते हैं। कुछ लोग सदियों पुराने रास्तों पर आध्यात्मिक शांति खोजने निकलते हैं और स्वच्छ हवा की तलाश में आने वाले पर्यटकों से स्थानीय लोगों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आजीविका भी मिलती है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इंसानों ने न केवल पहाड़ों पर रहना सीखा, बल्कि उनकी सबसे ऊंची चोटियों को भी फतह किया है। साल 1984 को ही ले लीजिए, जब बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनके इस अदम्य साहस के लिए उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी नवाजा गया। अब इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही गंभीर सवाल उठता है। पर्यटन और तीर्थ यात्राओं का आकर्षण तो अपनी जगह है, लेकिन इन नाजुक और प्राचीन पहाड़ों पर इतनी भारी भीड़ से जो दबाव पड़ रहा है, उसका क्या? प्रकृति के इस सबसे चरम वातावरण का आनंद लेने और उसे विनाश से बचाने के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? ये सच में सोचने वाली बात है कि प्रकृति के घर में हमारे कदम कितने हल्के होने चाहिए।